हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्री कंसेंट को। हमारा आज का एक टॉपिक है दैट इज़ फ्री कंसेंट। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फ्री कंसेंट एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखे थे हमने लास्ट में कि क्या एसेंशियल्स होते हैं किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो उसमें हमने एसेंशियल पढ़ा था दैट इज़ फ्री कंसेंट। बाकी तो समझ लिया था बट फ्री कंसेंट को पढ़ना रह गया था। तो फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? फ्री कंसेंट when two or more persons said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। ऐसा कब होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक ही चीज़ के लिए सेम चीज़ के लिए सेम सेंस में क्या करते हैं, अग्री करते हैं। उसको हम फ्री कंसेंट बोलते हैं। कंसेंट कब फ्री है, ऐसा कब बोला जाता है? तो एज पर द सेक्शन 14 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन फॉलोइंग absent। जब ये पांच चीज़ें ऐसी हैं, जब ये पांच चीज़ें जो हैं ये absent होती हैं किसी भी कंसेंट में, तो हम उस कंसेंट को क्या कहते हैं? फ्री कहते हैं। सबसे पहली कंसेंट है कोर्शन, नेक्स्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ये 5 ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्या है, absent होने चाहिए किसी भी कंसेंट में से। तो एक एक करके अब हम देखते हैं। कोर्शन का मतलब क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ये सब क्या क्या होता है। तो सबसे पहले कोर्शन आता है। कोर्शन का मतलब होता है किसी को, जैसे कि यहाँ पे मैंने पिक्चर दिया हुआ है, ये पिक्चर में पता चल रहा है कि एक पर्सन को बाय गन पॉइंट करके इसको डराया जा रहा है, इससे अपनी बात मनवाई जा रही है इसके ऊपर गन पॉइंट आउट करके। इसकी अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तो ये है कोर्जन। बेसिकली कोर्जन का मतलब होता है कमिट करना, थ्रेट करना, टू कमिट एनी एक्ट दैट इज फॉरबिडन बाय आईपीसी, जिसको इंडियन पिनल कोड अलाउ नहीं करता अगेंस्ट अनदर पर्सन। अनलॉफुल डिटेन करना, थ्रेट करना या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को रख लेना, डिटेन करवाना, ये भी कोर्जन में आता है। विद अ व्यू टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन। आप क्या कर रहे हो किसी को थ्रेट करके उसका कंसेंट ले रहे हो। फिर आता है हु कैन एक्सरसाइज कोर्जन। कोर्जन में कम फ्रॉम अ पर्सन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और इवन अ थर्ड पार्टी दैट इज नॉट कनेक्टेड विद द कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली। कोर्जन कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है, जैसे कि दो पर्सन है, एक ए है एक बी है। तो इसने बी ने क्या किया, बी ने ए को थ्रेट किया कि तुम मुझे अपना हॉर्स दे दो, 10,000 रुपये में मुझे अपना हॉर्स दे दो। ए ने बोला नहीं, मैं नहीं दूंगा आपको अपना हॉर्स 10,000 रुपये में। तो बी बोलता है कि अगर तुम नहीं देते तो या तो बी खुद से इसके ऊपर गन पॉइंट आउट करेगा, अदरवाइज ये जो बी है ये सी को हायर करेगा और बोलेगा कि जाओ जाके ए को डराओ और ए से कैसे भी करके कॉन्सेंट लेकर आओ। तो जो यहाँ पे इस पूरे पिक्चर में हुआ, ये क्या है, ये बताता है कि भाई पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बी है, ये भी ऐसे डरा के कंसेंट ले सकता है और ऐसे थर्ड पर्सन के थ्रू भी कंसेंट ली जाती है कि सी इस कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो कोर्शन को कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है, इन शॉर्ट। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट दैट व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द कंसेंट इज कॉज्ड बाय कोर्शन। तो इसका इफेक्ट क्या रहेगा अगर आप कॉन्सेंट को बाय कोर्शन ले रहे हैं, तो इफेक्ट क्या होता है? तो अगर हम देखें तो इफेक्ट की बात ऐसी है दैट अग्रीमेंट जो है वो वॉइडेबल हो जाता है। अग्रीमेंट क्या होता है? वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। जिस पार्टी को डरा के जिसकी कंसेंट ली गई है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया यहाँ पे, वॉइडेबल हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो कैंसिल कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, उसके मीन्स वॉइड कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, कैंसिल ही कर दे कि भाई मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट को अब एग्जीक्यूट ही नहीं करना। इफ द पार्टी aggrieved party decide to rescind the contract, he must restore all the benefits received by such person। अगर क्या होता है, अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है तो वो रिस्टोर कर सकता है अपने सारे बेनिफिट्स जो भी उसके थे बाय सच पर्सन।
नेक्स्ट आता है हमारे पास अनड्यू इन्फ्लुएंस, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आईसी 1872 का सेक्शन 16 में डिफाइन है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में हमें पता चलता है कि एक पर्सन है, लेट्स से कि एम्प्लॉयर है, और ये क्या है, ये इसके सारे एम्प्लॉय हैं। ये क्या कर रहा है अपने, ये जो पर्सन है, ये जो एम्प्लॉयर है, ये क्या है, ये एक डोमिनेटिंग पोजीशन में है। डोमिनेटिंग पोजीशन, जब भी कोई पर्सन किसी भी तरह के डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है और वो अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का कोई अनफेयर एडवांटेज लेता है, किसी को कंट्रोल कर रहा है, किसी से अपनी बात बनवा रहा है, उसकी डोमिनेटिंग पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए, तो इसको हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। कि भाई आप किसी के भी इन्फ्लुएंस में आ गए, अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ गए, तो इसको कहते हैं हम अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड दैट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग। जहाँ पे एक तो पहली चीज़ होती है दैट रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, को इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि भाई ये क्या है, ये इसका एम्प्लॉयर है, और ये क्या है, ये इसके एम्प्लॉय हैं। बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट ऑफ वन पार्टी इज इन द पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। कि ये क्या कर सकती है, डोमिनेट कर सकती है और दूसरे लोगों के विल को, एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन फेयर। कि इसने क्या किया, यूजेस द पोजीशन टू ऑब्टेन एन फेयर एडवांटेजेस ओवर अदर, दूसरे लोगों का अनफेयर एडवांटेज लेना। फिर आता है पर्सन इज डीम्ड टू बी ए डोमिनेटिंग पोजीशन। कब कब हम किसी पर्सन को डोमिनेटिंग पोजीशन पे मानते हैं, सबसे पहले एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में ही देखा, ये भी होता है। मास्टर सर्वेंट इसी में कवर हो जाता है, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप मास्टर सर्वेंट में ही कवर हो जाता है। डॉक्टर एंड पेशेंट का, डॉक्टर इज इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन as per over the patient, and दूसरा आता है where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental or bodily distress की वजह से। कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस केस में भी क्या होता है, जो इल वाला पर्सन के ऊपर जो है, वो ये दूसरे पर्सन क्या हो जाते हैं, डोमिनेटिंग पोजीशन पे हो जाते हैं। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड व्हेन इन्फ्लुएंस शैल लाई अपॉन द पर्सन इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। तो ये इसका जो ऑब्वियसली, अगर आप जाएंगे, अगर आपका जो है वो सर्वेंट जाके बोलता है कि भाई मेरी कंसेंट नहीं थी, ये जो कंसेंट है ये इसकी इन्फ्लुएंस में आके मैंने ली है, मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो उस केस में जो कोर्ट है वो आप ही को बोलेगी कि भाई आप प्रूफ करो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में था कि नहीं था, ये उसके ऊपर लाई नहीं करेगा। फिर आता है देयर इज़ अ प्रजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इन द फॉलोइंग रिलेशनशिप। किस किस रिलेशनशिप में हम ये मान के चलते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गई। सबसे पहले पेरेंट एंड चाइल्ड, पेरेंट्स आर ऑलवेज इन अ डोमिनेटिंग पोजिशन ओवर चाइल्ड। गार्जियन एंड वॉर्ड, डॉक्टर पेशेंट सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, रिलीजियस एडवाइसर एंड डिसिपल, एंड फाइनेंस एंड fiance and fiancee. However, there is no presumption of undue influence in case of relationship of 3 रिलेशनशिप ऐसे हैं जिसमें कभी भी हम अनड्यू इन्फ्लुएंस को नहीं मानते हैं, ठीक है, कभी नहीं मानते। जैसे कि लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का जो केस होता है, भाई मकान मालिक और किराएदार, कभी ऐसे एज सच कभी लैंडलॉर्ड जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में नहीं माना जाता। हो सकता है बट हम प्रिज्यूम नहीं करते, अगर आप प्रूफ करेंगे तो अलग मैटर है, बट हाँ हो सकता है। मानते नहीं है। डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशनशिप और दूसरा हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप भी कभी नहीं माना जाता है इसमें। वट विल बी इफेक्ट इफ द कंसेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। ऑब्वियसली सबसे पहली बात, अग्रीव पार्टी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल हो जाएगा। पार्टी के पास ऑप्शन है, वो कैंसिल या कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को। अगर अग्रीव पार्टी डिसाइड करती है रिसेंड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को, ही मस्ट रिटर्न रिस्टोर ऑल द बेनिफिट्स रिसीव बाय सच पर्सन। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट आता है सेक्शन 17 फ्रॉड। आईपीसी में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रॉड बताया हुआ है। फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड हम सब जानते हैं, जब किसी को हम डिसीव करते हैं, धोखा देते हैं, उसको हम फ्रॉड मानते हैं। जैसे कि अब देखते हैं यहाँ पे, फ्रॉड मीन्स इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट कर रहा है इन विद इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, किसी भी दूसरी पार्टी को क्या करने के लिए, डिसीव करने के लिए, और हिज एजेंट इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी को फ्रॉड करके एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करवा रहे हैं। जैसे कि
यहाँ पे एक ये पिक्चर है दी हुई है, दैट इज़ लक्ष्मी चिट फंड की। अगर आपको मूवी का नाम याद है होगा हेरा फेरी, तो ये एक मूवी आई थी हेरा फेरी, जिसमें क्या होता है, ये बिपाशा बासु है आई गेस, जो इसमें एक लक्ष्मी चिट फंड करके एक स्कीम लेकर आती है और सब लोगों को बोलती है कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, मैं क्या करूँगी, मैं आपको पैसा डबल करके दूँगी। बट दिस इज़ टोटली अ फ्रॉड केस, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला होता है, वो कोई पैसा डबल करके नहीं देने वाली होती। जैसे लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो लेके सारा कुछ भाग जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम इसको फ्रॉड बोलेंगे। ये एक फ्रॉड है, क्योंकि क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये फ्रॉड है, उसने झूठ बोला कि मैं पैसा डबल करके दूँगी। हाँ, तो ये हुआ है इसमें सजेशन। अब इसका एक बार देखते हैं। सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट। इसमें क्या करते हैं, एक तो आप किसी ऐसी चीज़ को बता रहे हैं जो कि सच नहीं है, दूसरा कोई ऐसा फैक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट था इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए और आपने वो छुपा लिया। जैसे कि पैसे डबल नहीं होने वाले, नो मनी विल बी डबल इन दिस केस। आपने ये फैक्ट छुपाया, कल को ये जो कंपनी है ये भागने वाली है, ये फैक्ट छुपा लिया। तो ये सारी चीज़ें, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, आपने प्रॉमिस किया कि आपकी इंटेंशन ही नहीं थी परफॉर्म करने की। आपने कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया लोगों से ये बोल के कि मैं आपको डबल पैसे दूंगी, बट स्टिल ऐसा कुछ भी नहीं किया है आपने, आपकी इंटेंशन ही नहीं थी इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म भी करने की। उसके बाद आता है एनी अदर राइट फिटेड टू डिसीव, कोई भी दूसरा एक्ट जो फिट हो जाए, कुछ भी आ सकता है इसमें डिसीव में। एनी सच एक्ट विच द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, कोई ऐसा एक्ट है जिसको लॉ ने ही फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर रखा है कि भाई अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्या है, ये फ्रॉड है। डिसीव मतलब आप सबको पता होगा, इंटेंशनली किसी को ऐसी चीज़ पे बिलीव करवाना जो कि ट्रू है ही नहीं। और कन्वीनियंस मतलब होता है विलिंग्स फॉर बीइंग सीक्रेटली इन्वॉल्व इन इमोरल इलीगली, आप अपने मर्जी से किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए जो कि इमोरल है और इलीगल है। इस साइलेंस फ्रॉड, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्या साइलेंस फ्रॉड में इंक्लूड होता है, क्या साइलेंस का मतलब फ्रॉड होता है या फिर नहीं होता। तो यहाँ पे हम देखते हैं वेदर साइलेंस इज फ्रॉड और नॉट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर। सबसे पहली चीज़ ये, हम कभी इस चीज़ को ऐसे नहीं रख सकते कि हाँ साइलेंस जो है वो फ्रॉड है कि नहीं है। जैसे कि एक ये पर्सन है, इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई मैं तुमको हॉर्स दूंगा, और जो बी है, बी कहता है कि हाँ मैं तुम्हें इस हॉर्स के लिए 20K पे कर दूंगा। यहाँ पे एक पर्सन है सी, और जो हॉर्स है वो डेड है। ए ने बी को नहीं बताया कि जो हॉर्स है ये मेरा डेड हॉर्स है। अब यहाँ पे जो पर्सन सी है ये बिल्कुल साइलेंट है, ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, जबकि ये जानता है कि जो हॉर्स है वो डेड हॉर्स है, इसको इसके बारे में पूरी नॉलेज है। तो इस केस में जब ये कॉन्ट्रैक्ट इसी के सामने एंटर हो रहा है और अगर ये इस चीज़ को नहीं बताता है, ठीक है, तो इस केस में ये जो साइलेंट ये रहा, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। क्योंकि बी क्या समझेगा कि भाई ये पर्सन मेरे सामने खड़ा है, इसके सामने सारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऑब्वियसली इसको पता होगा कि इधर कोई भी गड़बड़ नहीं है, तभी तो ये कुछ नहीं बोल रहा है। तो ऐसी केसेस में हम साइलेंट को फ्रॉड मानेंगे। नॉर्मली स्पीकिंग साइलेंस इज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। साइलेंस विल बी कंसीडर्ड एज अ फ्रॉड इन द फॉलोइंग सुटेबल केसेस व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक। अब यहाँ पे इसकी ड्यूटी थी कि इसको बोलना चाहिए था, साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। इसका साइलेंट रहने का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट टू स्पीच है कि हाँ सब कुछ ओके है, एंड देयर इज चेंज इन सर्कमस्टांसेस। ओके, कुछ भी चेंज हो गया सर्कमस्टांसेस में, तो ये है। फिर आगे चलते हैं, बट विल बी द इफेक्ट इफ द कंसेंट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड। अब इफेक्ट क्या रहेगा हमें ऑलरेडी पता है, दैट वॉइडेबल हो जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये अग्रीड पार्टी के बेसिस पे, दूसरा आप कैंसिल वॉइडेबल कर वॉइड कर सकते हैं, कैंसिल गए वो होती है अग्रीड पार्टी डिसाइड टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, देन यू मे कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द अदर पार्टी। इसमें क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है और उसके साथ में डैमेजेस भी ले सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। दूसरा वही रिस्टोर तो कर ही सकता है जितने भी उसको बेनिफिट्स थे। फिर आता है यहाँ पे एक वो है कॉन्ट्रैक्ट बिरिमे फिदी। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि कोई भी काम आप अटमोस्ट
गुड फेथ में कर रहे हैं. व्हाट इज दैट? अटमोस्ट गुड फेथ में. जैसे कि अदर कॉन्ट्रैक्ट इन विच द लॉ imposes a special duty to act with the utmost good faith, that is to disclose all material information. Failure to disclose such information will render the contract voidable at the option of the other party. Example, इंश्योरेंस ऑफ ऑल काइंड्स. जितने भी इंश्योरेंस हैं, आपको आप इंश्योरेंस के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो किसी पर्सन के साथ, आपको क्या करना था? जितनी भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, आपने नहीं करी, तो ये ऑप्शन अदर पार्टी के पास है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल करवा सकता है. कंपनी का प्रॉस्पेक्टस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर फैमिली अरेंजमेंट्स. नेक्स्ट आता है मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 80 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? किसी को कोई चीज़ आपने मिस रिप्रेजेंट की, ऐसी नहीं थी कोई चीज़, बट आपने उसको ऐसा बताया, अनइंटेंशनली बताया. A representation, एक बार definition देखते हैं. Representation when wrongly made, either innocently or unintentionally, is a misrepresentation. When it is made innocently or unintentionally, it is misrepresentation, and when made intentionally or willfully, it is fraud. जब intentionally और willfully होता है तो वो fraud हो जाएगा, और जब unintentionally और innocently होता है तो वो misrepresentation हो जाती है. Misrepresentation means making any statement. Misrepresentation का क्या मतलब होता है? Making any statement as true but actually the statement is false. कि statement को आप true बनाना है जबकि जो statement है वो false है. अब जैसे कि यहाँ पे हमें ये पिक्चर गिवन है. यहाँ पे क्या है कि अक्षय कुमार, ये जो पर्सन है, ऑल्सो ये सीन एक हेरा फेरी का है. ठीक है, हेरा फेरी मूवी वो आपने देखी होगी. तो जैसे कि यहाँ पे है कि जैसे ऊपर हमने देखा डियो इन्फ्लुएंस नहीं, सॉरी, फ्रॉड वाले केस में कि वो लक्ष्मी चिट फंड. अब ये क्या कर रहा है? ये जाके इस पर्सन को बोल रहा है कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको 25 दिन में उस पैसे को डबल करके दिखा दूंगा. आप मुझे लैक्स दो, मैं आपको करोड़पति बना के दिखा दूंगा. ठीक है, 25 दिन में आप करोड़पति हो जाओगे, आप मुझे पैसे दो. ठीक है, इसको पता नहीं है कि जो लक्ष्मी चिट फंड है वो भागने वाली है या फिर वो इसके साथ फ्रॉड कर देगी. बट ये इनोसेंटली, अनइंटेंशनली क्या बोल रहा है जाके, ये बंदा इनोसेंटली जाके क्या कर रहा है? इसको बोल रहा है कि भाई मुझे पैसे दे दे, तेरे पैसे आगे डबल हो जाएंगे. ठीक है, 25 दिन में. तो ये जो सिनेरियो है पूरा, ये पूरा इसको हम बोलेंगे दैट मिस रिप्रेजेंटेशन. ये मिस रिप्रेजेंट कर रहा है इसको. एक तो इसको खुद को पता नहीं है, ठीक है. दूसरी चीज़, इसे जो पता भी है उसको भी ये क्या कर रहा है? मिस रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसको हम मिस रिप्रेजेंट करेंगे. दैट पर्सन व्हेन रॉन्गली मेड इट इनोसेंटली इंटेंशनली इज मिस रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, फिर आते हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द कंसेंट इज कॉज्ड बाय इंडिविजुअल्स. ऑब्वियसली अवॉइडेबल, सबसे पहले. दूसरा कैंसिल है. एंड थर्ड इज द ही मस्ट रिटर्न रिस्टोर बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय सच पर्सन. फिर हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज मिस्टेक. मिस्टेक दो तरीके की होती है. एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, दूसरा होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो दो तरीके से हो सकती है. एक, आप इंडियन लॉ में मिस्टेक कर दी, दूसरा फॉरेन लॉ में मिस्टेक कर दी. मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करें तो दो तरीके की होती है. बायलेटरल, बोथ साइड से मिस्टेक हो गई, और दूसरा यूनिलेटरल, सिंगल साइड मिस्टेक है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इस दो तरीके की मिस्टेक ऑफ फैक्ट. देखें, फैक्ट्स में दो तरीके से मिस्टेक हो सकती है, और इवन ना लॉ. अगर आप इंडियन लॉ में मिस्टेक करते हैं तो आपकी वो जो जो आपकी जो वो मिस्टेक है वो वैलिड है. मतलब वैसे हम इस मिस्टेक को नहीं कंसीडर करते, क्योंकि कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़. अगर आपको अपने ही देश का कानून नहीं पता तो ये अगर आप बोलेंगे तो ये एक्सक्यूज़ कभी नहीं हो सकता. नेक्स्ट, अगर हम फॉरेन लॉ की बात करें, अगर आपको फॉरेन लॉ का कानून नहीं भी पता है तो हम इसको मान सकते हैं कि हाँ हो सकता है, बट आपको अपने कंट्री का कानून तो मस्ट पता ही होना चाहिए. फिर बायलेटरल मिस्टेक, जब कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइड से, जब कोई मिस्टेक दोनों ही साइड से हुई है
तो वो दोनों पार्टी के म्यूचुअल कंसेंट से वॉइड हो सकता है। बट अगर यूनिलेटरल है तो उस केस में वैलिड रहता है कॉन्ट्रैक्ट भी, क्योंकि ये अब दूसरी पार्टी पे डिसाइड रह जाता है कि वो इसको आके एग्जीक्यूट करना चाहती है या फिर क्या करना चाहती है। अब हम देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। मिस्टेक ऑफ लॉ गिवन है सेक्शन 21 में, ठीक है। व्हेन अ पार्टी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द नॉलेज ऑफ लॉ इन दी कंट्री, ठीक है। अगर कोई भी पार्टी एंटर हुई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बिना उस कंट्री का लॉ जाने, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, वॉइड नहीं रहेगा, है ना। इंडियन लॉ में अगर आपको मिस्टेक ऑफ लॉ कर रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, आप उसको नहीं बोल सकते कि भाई मुझे लॉ नहीं पता था तो मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करता या मैं इसको नहीं मानता। Contract is not voidable because it was caused by mistake as to any law force in India. The reason here is that ignorantia juris non excusat. Ignorance of law is not an excuse at all. However, if the party is induced to enter into a contract by mistake of law, then such contract may be voided. We know कि अगर हम क्या करते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ, अगर आप एंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को इंड्यूस करके, इन्फ्लुएंस करके हुआ है, तो वो अवॉइड किया जा सकता है। बट मिस्टेक ऑफ लॉ, फॉरेन कंट्री आपने मिस्टेक किया, फॉरेन कंट्री के लॉ में आपको बोला मुझे फॉरेन कंट्री का लॉ नहीं पता, तो उस केस में सच मिस्टेक इज ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड एग्रीमेंट इज सच इज अ वॉइड मान लेंगे। इग्नोरेंस ऑफ फॉरेन लॉ मे बी एक्सक्यूज, ठीक है। आप अपनी कंट्री के लॉ के लिए एक्सक्यूज नहीं दे सकते, इंडिया का लॉ आपको नहीं पता, आप इंडिया में रहते हैं, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज एंड दिस विल नॉट वर्क इधर। बट अगर आप बोलते हैं कि फॉरेन कंट्री का लॉ मुझे नहीं पता, तो हाँ ये आपका एक एक्सक्यूज हो सकता है। फिर आते हैं हम आगे, हाँ प्रिंसिपल यही है, दिस प्रिंसिपल इन केस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आगे चलते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 20। बायलेटरल दो तरीके की मिस्टेक देखी हमने, दैट इज बायलेटरल मिस्टेक, यूनिलेटरल। बायलेटरल मिस्टेक जो दोनों तरफ से होती है, जैसे when both the party to an agreement are under a mistake, जब दोनों ही parties to an agreement are under a mistake as to matter of fact essential to the agreement, the agreement is void. Mistake must be mutual होनी चाहिए, both the parties should misunderstand each other, ये होता है। अब जैसे इसमें बायलेटरल मिस्टेक किस किस टाइप की हो सकती है, मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर के केस में मिस्टेक हो गई, भाई सब्जेक्ट मैटर नहीं समझ पाए, बोथ दी पार्टीज आर ऑफ म्यूचुअल मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, नहीं समझ पाए दोनों, वॉइड हो जाएगा। मिस्टेक्स टू आइडेंटिफाई ऑफ सब्जेक्ट मैटर ही आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, जैसे कि बोथ दी पार्टी हैव डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन देयर माइंड, भाई दो ने अलग सोच के कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने अलग चीज़ सोच के कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इस केस में क्या हुआ, वो जो सब्जेक्ट मैटर है वही अंडरस्टूड नहीं हुआ, तो क्या हो सकता है, ये ऑब्वियसली ये वॉइड हो जाएगा ड्यू टू मिस्टेक ऑफ आइडेंटिफाई ऑफ सब्जेक्ट मैटर। मिस्टेक एज द क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, क्वालिटी मैंने बोला 10,000 10,000 में 10 किलो दे दो, 10,000 में 20 किलो दे दो, आपने इसको क्या समझा, आपने इसको समझ लिया 20,000 में 10 किलो दे दो, ठीक है। इस तरीके से द सब्जेक्ट मैटर इज समथिंग एसेंशियली डिफरेंट फ्रॉम what the parties thought to be, the agreement is void. Mistake as to quantity of subject matter, bilateral mistakes as to quantity of subject matter would render of the contract void, ठीक है। क्वांटिटी गलत सुन ली भाई। मिस्टेक एज टू टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर, द अग्रीमेंट इज वॉइड ड्यू टू द बायलेटरल मिस्टेक एज टू टाइटल ऑफ द, आप टाइटल में गड़बड़ कर रहे हैं सब समझने में। मिस्टेक एज टू प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, म्यूचुअल मिस्टेक एज टू प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर वुड रेंडर द अग्रीमेंट वॉइड। मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब बात आती है पॉसिबिलिटी, तो दो तरीके से इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, भाई कोई बंदे को आपने डांस करने के लिए बुला लिया, ठीक है, और वो फिजिकली है ही नहीं कि वो डांस कर पाए, तो उस केस में तो भाई ये फिजिकली इम्पॉसिबल हो गया। जैसे कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ इट इज आइडेंटिफाइड टू बी नॉन फिजिबल, पॉसिबल ही नहीं है करना, तो फिजिकल फैक्टर लाइक टाइम, डिस्टेंस, हाइट एक्सेट्रा। बॉडी, मान लो उसका पैर खराब है या कुछ है, तो आपने उसको बुला लिया कि भाई आओ आके यहाँ पे डांस करो, या पहले सही था बाद में ख़राब हो गया, तो इस केस में, ठीक है। दूसरा आता है लीगल इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड टू प्रोवाइड द लीगल इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इट इफ इट प्रोवाइड्स दैट समथिंग शैल बी डन विच एज अ मैटर ऑफ लॉ कैन नॉट बी डन, कुछ ऐसा जो कि लॉ में ही अप्रूव नहीं किया गया है, तो ये हो गई लीगल इम्पॉसिबिलिटी। इसको जाके ए ने बोला जाके बी को मार दो, ए ने बोला
सी को कि जाओ जाके बी को मार दो। तो इसकी ये क्या है, ये तो इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट है, एज पर द लीगल टर्म्स हो ही नहीं सकता है। तो आप इसके लिए अगर ये कल को नहीं भी होता है, बाय मिस्टेक हो जाता है, तो इसके लिए आप जाके बोल भी नहीं सकते। यूनिलेटरल मिस्टेक क्या होता है, सेक्शन 22 में डिफाइन है, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake। as to a matter of fact कॉन्ट्रैक्ट कभी वॉइडेबल नहीं होता सिर्फ एक पार्टी की गलती से, है ना। दैट merely because it was caused by one of the party to it being under a mistake। as to matter of fact a unilateral mistake is not allowed as a defense in avoiding a contract। unilateral mistake अलाउ नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने के लिए, अनलेस द मिस्टेक ब्रॉट अबाउट अनदर पार्टी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। भाई आप एक दूसरी पार्टी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, ठीक है, तो उस केस में तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि भाई मैं, तब आप ये मिस्टेक वैलिड मानी जाएगी आपकी। दूसरी पार्टी से ही अपनी सारी ड्यूटीज़, अपनी ऑब्लिगेशन सारी परफॉर्म कर रही है, इस केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये टोटल हमारे पास थी हमारी फाइव फैक्टर्स थे जो कि किसी भी कंसेंट में नहीं होने चाहिए। कोर्जियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जियन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, और क्या था, मिस रिप्रेजेंटेशन था, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, एंड लास्ट में मिस्टेक। तो ये 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि किसी भी कॉन्सेंट में नहीं होने चाहिए, तब आपकी कंसेंट को क्या माना जाएगा, फ्री कंसेंट माना जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें नीचे। थैंक यू सो मच।